पॉलिटी की आज पहली क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? क्या होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, इस प्रोसेस को जान लेना ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहलाता है। और इस बात को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहली बात तो हमें समझ लेना बहुत जरूरी है कि एक तो है आपका 70-73 से, क्यों कहते हैं हम लोग ज्यादातर 70-73 वो पार्ट है जहां पर पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सर रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, जो रेगुलेट करता हो, जो क्या कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है। किसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही है। और 70-73 से लेकर के ये चला कब तक? 1857 तक अलग अलग एक्ट आए। बट जब 1857 में यानी 70-73 से टिल 1857 तक जो टाइम पीरियड था, उस पर भारत पे जो रूल कर रहे थे वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग वेरियस क्या है, एक्ट, रूल्स। और यही एक्ट और रूल्स आगे चल के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बने, बैकग्राउंड बने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब हम अपनी बुक बना रहे थे, हम अपनी किताब बना रहे थे, कौन सी, भारतीय संविधान, 1950, जब अपनी किताब बनाने में लग रहे थे तो हमें तो कहीं से तो रेफरेंस चाहिए था ना कि भाई ये किताब बना कौन रहा है, क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो। तो हमने यहाँ से चीजें उठा उठा के इसके अंदर डालने लगे। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ उठा के डाल लो, अच्छा कहीं से कुछ उठा के डाल लो। तो इसको जो कहा गया, इसी को कहा गया इसका बैकग्राउंड। भाई हमें कहीं से तो पता चला ना कैसा बनना चाहिए। और 1857 से लेकर के टिल 1947 तक भारत पे जो लोग रूल कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर के अब तक क्राउन रूल। अब बच्चों के दिमाग में दिक्कत होगी, क्राउन रूल क्या है? तो क्राउन रूल का मतलब ये है जहां पर जो रूल करा जा रहा है वो करा जा रहा है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जाना है, इतनी जल्दी जाना है। ठीक है, बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये बात जो है समझने में आई कि बस कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त वी जस्ट डोंट क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ओवर अ नाइट। कैसा नहीं था, सो के उठे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, चलो 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 एक किताब लिख देते। जीनियस थे, और सभी जीनियस थे जिन्होंने इसे बनाया है। बट जो मेन पॉइंट है, जो जो चीजें हैं जो चाहिए, वो सारी चीजें हमने पीछे से उठाई, क्योंकि देश तो कैसे भी चल रहा था पर चल तो इन्हीं कानूनों के आधार पर रहा था। और संविधान को बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बुलाई, जिसने इस संविधान को बैठ के लिखा, बनाया, तैयार करा, डिबेट हुई, हर मुद्दे पर डिबेट हुई। और हर मुद्दे पर जब सभी लोग सहमत हुए तब जाकर के क्या करा गया, भाई कहा कि चलो इसे ऐड कर लेते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है के साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी जनजातियां, बहुत सारे कलर के लोग, बहुत सारा अलग अलग खान पान, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। उसके लिए एक ऐसा संविधान बनाना जब सबके लिए हो, थोड़ा सा टफ है। उस टफनेस को कम करने के लिए हर राज्य, हर प्रांत, हर जाति, हर
समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करवाया गया, रिप्रेजेंटेटिव लिया गया, जिससे कि बस कोई बाद में ये ना कह सके कि सर अपना तो हिस्सा नहीं आया। बोला बिल्कुल आएगा आपके हिस्सा। तभी तो हर व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति उदारवादी है। उसको लगता है यस, जो संविधान बनाया है वो सही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सब क्या कहते हैं बार बार भारतीय संविधान पर। क्यों? क्योंकि बनाने वालों ने इतनी खूबसूरत चीज बना के दी है कि एक ऐसा देश जो सिर्फ एक देश नहीं है, एक ऐसा देश जिसमें कम से कम कुछ भी नहीं 5,000 अलग अलग देश रह रहे हैं, उन सबको सेटिस्फाई कर देना। मैं इट्स जस्ट अ सल्यूट टू दोस पीपल हु जस्ट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। नो डाउट, आप उसे चाहे बेगिंग कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, आप कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने इधर उधर से बनाया, बट ये भी कहते नहीं है माला तो फूलों का सिर्फ कलेक्शन है ना, पर कौन कौन से फूल उस माला में चाहिए ये चूज करने वाला ही माली है। यही तो उसकी कला है, समझ रहे हो बात को। तो वो कलाकार जो थे वो थे भारतीय संविधान के अंदर बैठे हुए, भारतीय सभा के अंदर बैठे हुए वो दिग्गज लोग, जिन्होंने इतने खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके हमको दिया। तो ये सारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके अंदर कौन कौन से एक्ट से क्या क्या बोरो किया गया, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एक्ट आए थे और वो धीरे धीरे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको क्या बोले, यहाँ तक सभी को क्लियर है बात? हेलो, कोई ऐसा है जहाँ जिसको ये बात क्लियर नहीं है? Can we proceed further? Okay, thank you. So now the first act is considered as a Regulating Act 7073। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 क्या कहता है कि बॉस, एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होंगे, जो भी इंप्लॉय होंगे, वो ना तो प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे, और ना ही यहाँ के कॉमन पर्सन से किसी भी तरीके का गिफ्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1774 में की गई इन कलकत्ता। अभी के सी यूज तो करते हैं क्योंकि अंग्रेजों से प्रोनाउंशिएट नहीं हो रहा था इस वजह से। तो कलकत्ता के अंदर इन्होंने क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, ठीक है, किसी भी तरीके का घूस लेने से मना करा, और साथ ही साथ कंपनी को चलाने के लिए ये लेके आए क्या, क्या लेके आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो क्या करेगा, कंपनी को गवर्न करेगा, कंट्रोल दी अफेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, चाहे वो सिविल मामले हो, चाहे वो रेवेन्यू मामले हो, चाहे वो आपके किसी भी तरीके के सिनेरियो, मिलिट्री अफेयर्स में, सबको कंट्रोल करने का काम किसके अंदर में चला गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। क्लियर है बात यहाँ पर, यानी इनको रिपोर्ट किया जाएगा। दिस इज द प्राइम फेसा एक्ट, और इट्स कॉल्ड द फर्स्ट एक्ट ऑफ इंडिया। कौन सा आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कर लो नोट डाउन। क्या हो गया, अरे इमेज नहीं दिखेगी बच्चों, चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेवजह, साउंड में प्रॉब्लम होने लगी। हेलो,
आप लोग इतने सुस्त क्यों होके बैठ जाते हो? आप ये बताओ यार, क्लास चल रही है कि मतलब वो क्रिमिनेशन ग्राउंड में आए वो कि शांत बैठना है? अरे कुछ बोला करो, कुछ पूछा करो, कुछ बात किया करो, है अच्छा सा लगेगा। ऐसे पता नहीं सर ये कैसे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर, कंट्रोल टू ऑफिसर ये क्या? हाँ तो कंपनी के कामों को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए था ना, कंपनी अपनी मनमर्जी ना करे। ठीक है। और इसी के अंदर क्या बनाए गए आपके? गवर्नर जनरल बनाए गए। गवर्नर जनरल बनाए गए कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। माना कि मैं सिर्फ वो ऐड करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी सारे नहीं करवाऊंगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, उसके बाद अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक एक्ट है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो क्या कहता है, बड़ी ही क्लियर क्लियर बातें बोली। एक तो इसने इसने बोला कि कंपनी को अपने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग रखना चाहिए। दूसरी बात, इसने बताया कि एक नई बॉडी बनाते हैं जिसका नाम होगा क्या? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा? बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। और जिसका काम होगा क्या करना? मैनेज करना। क्या चीज? पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा, साथ ही साथ कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो से उनके पास पावर दी गई टू कंट्रोल मिलिट्री एज वेल एज सिविल ऑपरेशन। सॉरी, सिविल ऑपरेशन। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। कौन कर रहा है ये सारी चीजें? ब्रिटिश पार्लियामेंट भेज रही है धीरे धीरे करके। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एक्ट जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या हुआ? इसमें कमाल की बात ये हुई कि लॉर्ड कॉर्निवल्स अपॉइंट किए गए एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और इनको साथ ही साथ इनको क्या बोला गया? इनको कमांडर इन चीफ बनाने की बात भी की गई। इन्होंने डिमांड करी कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ। कमांडर इन चीफ का मतलब सारी आर्मी किसके कंट्रोल में हो? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें और एक पावर दी गई क्या, कि ये क्या कर सकते हैं कि ये पावर मतलब कोई अगर वहां से पार्लियामेंट आता है तो उसको पावर है इनके पास ओवरराइड करने का। ओवरराइड करना मतलब कि इसको मना कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ये पावर के साथ इनको भेजा गया। क्लियर है बात यहाँ पर?
उसके बाद आता है, नोट डाउन कर लो प्लीज, इनका इनका नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवल्स। ये रहा, एंड कॉर्नवल्स। सर हम्म, सर ये जो फिट इंडिया एक्ट है वो सेकंड एक्ट ऑफ इंडिया है? नहीं, इससे पहले भी एक आया था, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1871। सो हाँ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग, मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल, कमर्शियल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मान लो भारत सरकार है तो रेलवे चलाती है, यस सर। ये उसका कैसा फंक्शन है? कमर्शियल, मतलब उसको, पैसा आता है इससे। हाँ पैसा आता है। और दूसरा कौन सा पूछा था आपने? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है सरकार, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रही है सरकार, हम्म। ये सारे कैसे फंक्शन है उनके? पॉलिटिकल। बात समझ में आ गई अब, या कि जहां पैसा बना रहे हो कमर्शियल फंक्शन है, और जहां भलाई करने में लगे हैं या कोई फंक्शंस कर रहे हैं वो सारे किस में आते हैं? पॉलिटिकल फंक्शन। इज इट ओके? यस सर। ओके, आगे बढ़े बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक्ट नंबर 4, अर्थात द एक्ट जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब वो कंडीशन आ रही है धीरे धीरे जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बिल्कुल जा रही है, जैसे इनका एक काम कंप्लीटली खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इन इंडिया बेसिकली क्या हुआ, ये ट्रेड मोनोपोली का मतलब ये है कि यूरोप की भी कोई कंपनी, ट्रेड मोनोपोली का मतलब है कि यूरोप की भी कोई कंपनी, इवन ब्रिटिश की भी कोई और कंपनी भारत में क्या नहीं कर सकती थी? व्यापार नहीं कर सकती थी। ये राइट किसके पास था? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और उससे राइट क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। पर अभी भी चाइना के साथ मोनोपोली थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है बात बच्चों? यहाँ पे कोई दिक्कत? सर इसमें एक एक्सेप्शन भी था ना, टी का, कि टी के साथ तो मोनोपोली थी अभी भी। हम्म, हाँ हाँ, एक, हाँ वो सॉरी मैं बताना भूल गया कि एक और चीज क्या थी, चाय पे अभी भी किसका कंट्रोल था पूरा का पूरा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ये मिस हो गया था, सॉरी। क्या चाय के ऊपर जो पूरा का पूरा कंट्रोल था अभी भी किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? नहीं सर। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट in India to impose taxes on person। बेसिकली क्या करा गया?
भाई जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट बनाई गई जिसका मेन पर्पस क्या था कि भाई एक तो टैक्सेस लोगे, अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा तो उसको क्या कर सकते हो आप, पनिशमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर वो क्या नहीं कर रहा है, टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अगर वो क्या नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है तो। क्लियर बात है यहाँ पर बच्चों। उसके बाद आता है आपका जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। क्लियर बात है यहाँ पर। अब 1833 में पहली जो चीज हुई वो तो एक ये थी कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बन गया वो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसा बनने वाले पहले पर्सन कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी बात, और इसके अंदर जितने भी लॉ बनाए गए, द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स, उन सबको क्या बोल दिया गया, रेगुलेशन। इससे पहले जितने भी एक्ट्स आए थे, जितने भी लॉ आए थे, उन सबको क्या बोल दिया गया, क्या बोला गया, रेगुलेशन। और इसके बाद जितने भी आएंगे उनको क्या कहा जाएगा, एक्ट का नाम दिया जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर। तीसरी बात क्या थी, यहां से ही स्टार्ट होती है आपकी सिविल सर्विस के अटेम्प्ट, यानी ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट ने अपोज कर दिया था, कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया था। ठीक है, तो इस बार इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पर पहली बार बात जरूर होगी ओपन कंपटीशन की। याद रहेगी यहाँ तक बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चले आगे। बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। उसके बाद आता है बच्चों चार्टर एक्ट 1853। क्या कहता है ये एक्ट, इसकी अपनी कुछ बातें हैं, कुछ प्यारी प्यारी बातें। पहली बात कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर क्या करा गया, 6 मेंबर्स दिए गए, यानी कि टोटली क्या बनाया गया, 6 मेंबर कॉल्ड इट लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसलर टू द काउंसिल। इनका काम क्या था, इनका काम था गवर्नर जनरल को क्या करना, एडवाइस करना, जो आज के टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैबिनेट बोलते हैं ना, उस तरीके का कुछ मान लो। दूसरी बात याद रखना प्लीज, मैकले कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी।
ठीक है, और ये किसके ऊपर थी? इंडियन सिविल सर्वेंट के ऊपर। और ये कब अपॉइंट की गई? 1854 में। अच्छा, साथ ही साथ याद रखना, इन लोगों ने क्या करा, यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इन दी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो वहां पर क्या करा गया, इन लोकल लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव में क्या करने लगे, पार्टिसिपेशन देना शुरू करा। बोला गया कि भाई तुम भी लोग क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, यानी सेंटर के अंदर। यानी आज के टाइम पे हम कह सकते हैं लोकसभा की बात कुछ कर रहा है। क्लियर है बात? यहाँ पर बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक? अब ये चल रहा है 1857। अब क्या होगा कि जो कहानी 1773, ये यूं कहूं कि 1600 से चलती हुई आ रही थी, उस पर एक हल्का सा ब्रेक लगाया गया 1773 में, और उसके बाद उस पर एक ब्रेक लगाया गया 1857 का रिवॉल्ट। मैंने आपको बताया भी है, ये रिवॉल्ट जो है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी भी कहते हैं। हम इसको बोलते हैं भैया द फर्स्ट, लाइक एक तरीके से क्या कह लो कि भाई स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ से लोगों को रियलाइज हो रहा था कि हमारा कॉमन एनिमी है कौन। भाई आखिर अपन लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, कौन है वो बंदा जिसके खिलाफ लड़ना है ना? तो ये बात हमें इसी एक्ट के थ्रू पता, इसी लड़ाई के थ्रू पता चली। बट इससे एक चीज और भी पता चली कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के ऊपर ग्रिप बना के रखनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालना पड़ेगा। और इसलिए इसलिए क्या करा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रूल को ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर बात? कोई दिक्कत है तक किसी को? बोलो बच्चों। आगे बढ़े। अब आती है बात क्राउन रूल की, जो अब शुरू हो रहा है फ्रॉम 1858 टू 1947। इसमें आपका पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना और बहुत ध्यान से समझना। क्या इस एक्ट को क्या बोला गया? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोरा झूठ था, फालतू की बात थी, सब बातें अफवाहें थी, कुछ नहीं हो रहा हमारा था, कोई अच्छा नहीं था। इससे बेहतर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। इन लोगों ने तो सिचुएशन और वर्स्ट कर दी है। ये फालतू की बात कर गए। तो वो रिश्तेदार है जो लिफाफे में 100 रुपए का लिफाफा लेके आए थे, 11 रुपए का लिफाफा लेके आए थे, 600 रुपए 700 रुपए खाना खा के आए और 50 रुपए दक्षिणा में दे के गए। ये वही वाले लोग थे। इनको पता था कहीं इंडिया में रिवॉल्ट शुरू हो रहा है भैया, और ज्यादा करेंगे तो इंडिया हाथ से चला जाएगा, और ये इंडिया को खोना चाहते नहीं थे। इसलिए इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने छोटे मोटे चेंजेस शुरू करे, लॉलीपॉप देना शुरू करा। और उसमें से एक लॉलीपॉप ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या कर दिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? और पहले वॉइस रॉय बने कौन? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बने इंडिया के। मेरे बात, साथ ही साथ इसी के अंडर में आपका डबल गवर्नमेंट का प्लान भी खत्म कर दिया गया। वही डबल गवर्नमेंट की सिविल मामले कोई देखेगा, कमर्शियल मामले कोई देखेगा, तो डबल गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। उसके साथ साथ एक बात और याद रखने वाली है कि भैया एक नई पोस्ट तैयार करी गई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। एक नया नाम आया भाई, इसको भी पावर दी गई कुछ, और 15 मेंबर्स लेकर के आए जिनका काम था क्या करना, असिस्ट करना, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो, इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल चेंजेस और सिस्टम जो कि पहले फॉलो नहीं हो रहा था, बट दे जस्ट चेंज द नेम, दे जस्ट चेंज द रैपर। समटाइम योर मॉम मेक फूड, है ना, मम्मी क्या करती है, सुबह की सब्जी नहीं, शाम की रात की सब्जी बच जाए, आप नहीं खाते हो ना, तो उसका क्या करती है, परांठे बना के दे देती है। अब मम्मी जो काम कर रही थी ना, वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा, मतलब ब्रिटिशर्स ने करा, हमें परांठा बना करके दे दिया यार। हाँ, हमारा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। देख रहे हो कितने भोले हैं हम लोग, हाँ, तो क्या कर भी लेते, इसलिए भैया हमने मान भी लिया, चलो ठीक है, बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, बोले लोग, प्यारे लोग, इंडियन लोग। हम आपस में लड़ते हैं, हम बाहर वालों से नहीं लड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें क्या हुआ बॉस, क्या हुआ बताओ? तो इसके अंदर कुछ काम हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो क्या हुआ कि इंडिया के अंदर ही आपका क्या शुरू कर दिया इन्होंने, लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनेशन शुरू हुआ, चीजों को नॉमिनेट करना शुरू करा, और 3 लोगों को नॉमिनेट करा गया बाय द ब्रिटिशर्स। और वो 3 लोग कौन थे, एक तो थे आपके राजा ऑफ बनारस, प्लस एक थे आपके क्या, महाराजा ऑफ पटियाला, प्लस आपका श्री, यस सर, दिनकर राव। इन तीनों लोगों को किसके अंदर रखा गया, इन तीनों को ही वॉइस रॉय के काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया गया। सर तीसरे वाले का क्या नाम था? दिनकर राव। दिनकर राव। क्लियर है बात यहाँ पर, ये वही लोग हैं जो बहुत लॉयल थे, और क्या। क्लियर है बात यहाँ पर भैया? याद रखना, इसी टाइम पर पोर्टफोलियो भी पार्ट शुरू हुआ। पोर्टफोलियो मतलब सुनते हो ना कई बार न्यूज में, पोर्टफोलियो क्या होती है, पोर्टफोलियो से मतलब किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस तरीके की चीजें। तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी एक्ट के थ्रू आया। ठीक है, अच्छा, एक और पावर दी गई, एक पावर दी गई वॉइसरॉय को कि अगर मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है किसी चीज पे, तो वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है क्या, ऑर्डिनेंस, और वो वैलिड रहेगा कम से कम कितना, 6 मंथ तक। मतलब किसी चीज के ऊपर इंस्टेंट रूल बनाना है या लॉ बनाना है, तो वो क्या कर सकता है, इस पावर का यूज कर सकता है। क्लियर है बात यहाँ पर बच्चा? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, बोलो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बॉस, याद रखना,
अपने माथे पे लिखवा लो, हाथ में गुदवा लो, क्वेश्चन यहां से आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये एक्ट जो है, इस एक्ट की एक अपनी ही क्वालिटी है। यही एक्ट जो भारत में आग लगाने के लिए आया था। इस एक्ट का नाम है मॉर्ले मिंटो। ये दो नाम है, एक अलग अलग नाम नहीं। मॉर्ले जो अंकल थे, ठीक है, वो कौन है आपके सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट, और मिंटो आंटी जो है, मतलब अंकल जो हैं, ये क्या थे आपके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। कमाल की बात ये रही कि भैया जो आपका लेजिस्लेटिव मेंबर है, यानी कि जो पहले मेंबर्स की संख्या थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, उसको बढ़ा करके 16 से कितना कर दिया, 16। क्लियर है बात यहाँ पर। साथ ही साथ याद रखना, पहले इंडियन बने जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया, और वो थे कौन आपके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्या है, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक तरीके के आज के टाइम का बोलो कैबिनेट का बंदे हो गए, जैसे मोदी जी के लिए अमित शाह टाइप ऑफ, है ना। और ये लॉ मेंबर बने, लॉ, इन तरीके से कह लो लॉ मिनिस्टर टाइप कुछ, ठीक है। और भैया इन्होंने बोला, लॉर्ड मिंटो ने ही आग लगा गया, जैसा कि मैंने बोला था, इन्होंने बोला मुसलमान को सिर्फ मुसलमान वोट करेगा। ओके ठीक है, मुसलमान को वोट सिर्फ मुस्लिम वोट टू मुस्लिम। और इसी चक्कर में इनको क्या बोला गया, कॉम्युनल इलेक्ट्रॉल लेकर के आए। कॉम्युनल इलेक्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्शन के वोटों को कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से बांटा गया हो। तो कॉम्युनल इलेक्ट्रॉल के फादर माने जाते हैं कौन, आपके लॉर्ड मिंटो। कौन, लॉर्ड मिंटो। ये बात याद रखना, पेपर में कई बार आ चुकी है, तो कई बार मतलब कई ज्यादा ही बार आ चुकी है। क्लियर है बात यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो फटाफट। नो सर। तो बस इसको यही रखें, इतना रहने दें कि ज्यादा अटैक के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो खिचड़ी से पक जाए दिमाग में। बोलो, बहुत है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो कल कल हम सेम क्लास लेंगे, इसी कल क्वालिटी चलेगी। कल हम इसको वाइंड अप कर लेंगे और इसके ऊपर एक टेस्ट देख लेंगे। टेस्ट मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, तो ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बात, बोलो बच्चों। ओके सर। देखो, ईट लाइटली बट ईट क्वालिटी, है ना। क्वालिटी कंजम्पशन, थोड़ा खाओ। आपने आज नोट करा, इसको ढंग से पढ़ लेना, थोड़ा सा अपने आप से गूगल करना। कल मॉर्निंग में 10-11 बजे तक तुम्हें एज पर द रूल, तुम्हें पता है रोज टेस्ट होते हैं, तो कल तुम्हें 2 टेस्ट मिलेगा। वैसे एक जीए वाला तो मिलता है, कल इसके ऊपर भी एक पेपर मिलेगा। जितना अभी तक पढ़ा दिया उसके ऊपर क्वेश्चन, समझ रहे बात को। यार हम जीएस बेस्ट पढ़ाते हैं, हम मतलब क्वालिटी देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। मेरी तरफ से आपको किसी तरीके की चीजों में कमी नहीं होंगी। जब तक तुम ये कहते नहीं है, कातिया तुम मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाता खाता नहीं थकेगा रहे, उसी तरीके से मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेगा, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाएगा रहे। तो टेस्ट मिलेगा, आंसर शीट्स मिलेंगी, और तुम सभी लोग टेस्ट दे रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे। यस सर। रैंक
चलो आज भी दिया था एक, लेकिन उसमें बैंकिंग के भी थे 10 क्वेश्चंस, हाँ तो वो भाई नहीं अटेम्प्ट किए थे। बोला ना सबको कि जो आपका सेक्शन आप वो अटेम्प्ट करो, जो आपका सेक्शन नहीं है आप वो अटेम्प्ट मत करो। मैंने बेसिकली 3 सेक्शन में पेपर बांटा हुआ था। ठीक है, आप पेपर दे सकते हो, पूरा नहीं दे सकते हो वो आपके ऊपर है, बट मैं तो पेपर पूरा ही दे रहा हूँ ना, उसमें से आप जो छोड़ दोगे दैट्स गुड। ओके यस। बच्चों, करंट अफेयर की क्लास में आफ्टर 1 आवर टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, जब तक खा लो पी लो नाच लो गा लो झूम लो मस्ती में। बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। तो देखो, अब जो एक्ट हम बात करने जा रहे हैं उस एक्ट का नाम है क्या? गवर्नमेंट, ये पेन छोड़ पे, ना छोड़ दे। अबे चल क्यों नहीं रहा? पेन 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 डोंट यू पेन। चलो भाई बच्चों, असुविधा के लिए खेल। तो देखो भाई, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या कह रहा है? तो पहली बात, ये एक्ट आया कब? तो ये एक्ट जो है ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर करा फर्स्ट टाइम कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंडिया के लिए कुछ बेहतरीन कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एक्ट को नाम दिया गया एज अ क्या? इस एक्ट का नाम क्या रखा गया? याद रखना, इस एक्ट का नाम क्या रखा गया? मॉन्टेज चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगेन कहानी बिल्कुल वही है क्या? मॉन्टेगेस जो है वो कौन होंगे आपके? वो कौन है आपके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और चैम्सफोर्ड क्या है आपके? वॉइस स्टेट। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है बात यहाँ पर? अब इसमें भी कुछ चीजें लेके आई गई। एक तो लेके आया गया क्या? लिस्ट। कौन सी? जहां पे सेंट्रल एंड प्रोविजनल या प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की, यानी कुछ मामलों पे कानून कौन बनाएगा बॉस? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। आज भी होती है ना लिस्ट। तो कुछ मामलों पे कानून कौन बनाएगा? कानून बनाने का हक किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कुछ मामलों पे कानून बनाने का किसका हक है भाई? स्टेट को। बात समझ पा रहे हो? जैसे आज के टाइम में क्या है हमारे पास? 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। स्टेट लिस्ट और कौन है? कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जबकि आपका स्टेट के मामलों पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट में सारे मामले पे कौन देखेगा? स्टेट अपने आप देखेगा। जबकि आपका कौन? बोलो। बिल्कुल, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों क्या करेंगे? मिलके बनाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? 1909 क्या हो गया भाई? किस चीज का आंसर दे रहा है तू 1909? हामिद? अच्छा, इसी में एक बात और आई। अच्छा पहले का मैसेज है। अच्छा इसके अंदर ही एक बात और क्या आई, ये बात ध्यान रखना। यहीं पे फर्स्ट टाइम क्या लेकर के आए ये लोग? बाय कैमनलिज्म लेकर के आए। यानी कि एक लेके आए डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इन दी कंट्री। बाय कैमनलिज्म का मतलब जानते हो? बाय मतलब टू, और कैमनलिज्म का मतलब होता है हाउस, जहां पे 2 हाउसेस बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट कैसी है? बाय कैमनलिज्म है।
यानी यहाँ पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है बात यहाँ पर? बोलो। इसी टाइम पीरियड पर, याद रखना, इसी टाइम पीरियड पर आपका, इसी के बाद आपका साइमन कमीशन आता है, कम्युनल अवार्ड आता है, इसके बाद इसी एक्ट के बाद आता है। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसी एक्ट के अंदर क्या हुआ था, इसी एक्ट की रिकमेंडेशन है क्या, यूपीएससी स्टेब्लिश किया गया था। पहले यूपीएससी नाम नहीं था, क्या नाम था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और यही वो टाइम था जिसके अंदर क्या करा गया, आपका सेपरेट हुआ फर्स्ट टाइम बजट। क्या सेंट्रल का अलग बजट आएगा, साथ ही साथ प्रोविजनल का अलग से बजट आएगा, जो अब आता भी है। ये भी इसी टाइम पर हुआ था। क्लियर बात है यहाँ पर बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बोलो प्लीज, आगे बढ़े। नेक्स्ट, उसके बाद आता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो क्या कहता है ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कहता है, बहुत सारी चीजें हुई इसके अंदर। जैसे पहली जो चीज हुई और पेपर में आया था, इस बार यूपीएससी ने पूछा था इसमें से क्वेश्चन। पहली जो इसके अंदर चीज हुई वो क्या हुई, एक तो फेडरल लिस्ट, और फेडरल लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स दिए गए, 59 आइटम। दूसरा इन्होंने इसी के अंदर बनाया क्या, प्रोविजनल लिस्ट, जिसके अंदर जो आइटम थे वो कितने थे, 54। और जहां पे ये दोनों मिलके काम करें उसको बोला गया क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके अंदर जो टोटल आइटम रखे गए, कितने रखे गए, 36 आइटम्स रखे गए। याद रखना ये बात, 1935 के एक्ट को ही, 1935 के एक्ट को ही क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ब्लूप्रिंट क्यों कहा जा रहा है बॉस, क्योंकि इंडिया का 2/3 ऑफ एक्ट यहीं से कॉपी किया गया है। क्लियर है बात यहाँ पर? समझ पा रहे बात को? क्लियर है? इसी एक्ट के थ्रू आया था आपका फेडरल बैंक, या जिसको हम बोलते हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसको हम यूं कहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था। ठीक है, इसी के थ्रू आपका क्या एस्टेब्लिश हुआ था, फेडरल कोर्ट 1937 में। ठीक है, इसी के टाइम पर क्या करा गया, आपका जो बाइकैमरलिज्म हुआ, और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया ना सिर्फ सेंट्रल में, स्पेशली कहां पर, इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो टोटल 11 स्टेट थे एक तरीके से कहें तो, उसमें से 6 स्टेट्स में क्या लेकर के आ गए, बाइकैमरलिज्म लेकर के आए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी, ऐसे कह लो। तो कौन कौन सा, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, आपका असम और यूनाइटेड प्रोविजंस, ये जिसको आज के टाइम का यूपी कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म आया,
यहीं पर सेट किया गया था। ठीक है, और रिजर्व बैंक को बनाया गया था करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है बात यहाँ पर बच्चों? इसी एक्ट के थ्रू क्या करा गया, अबॉलिश कर दिया गया किसको, काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, किसी को यहाँ तक कोई बात में तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ प्लीज। काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है? काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं एक तरीके से, स्टेट काउंसिल जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका सेक्रेटरी बैठता था, उसको हटा दिया, उस पोस्ट को ही हटा दिया पूरा, उसको एडवाइजर बना दिया। ओके। और किसी को कोई यहाँ तक डाउट? सर ये जो लिस्ट में आइटम वर्ड यूज हुआ है ये किस तरीके के उसके लिए यूज हुआ है? आइटम जैसे एग्रीकल्चर हो, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, एजुकेशन, रेलवे, इस तरीके की बातों पे। देखो समझो, शादी होती है घर में, तो शादी के अंदर कुछ आइटम्स जो होते हैं वो सिर्फ मम्मी पापा के हाथों में होते हैं, कुछ आइटम्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों के हाथों में होते हैं। जैसे कैसे, आलू छीलने का आइटम किसके पास रहेगा, बच्चों के। है ना? वैसे ही आपका ज्वेलरी वगैरह किसके हाथों में रहती है? मम्मी। बस ऑब्वियस। तो और घर के लौंडे लपाटे क्या कर रहे होते हैं, इधर उधर से लड़कियों को लेके आना, बुआ को लेके आना, है ना, ये सारा काम जो कर रहे होते हैं, ये उनका आइटम है, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उस तरीके से। तो जैसे आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर किसका है, स्टेट लिस्ट का मामला है। सिटीजनशिप किसका मामला है, सेंट्रल का मामला है। पुलिस किसके अंडर में आती है, स्टेट के भी अंडर में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंडर में आती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो बस यही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था आपके हिस्ट्री में, यही पॉइंट था। यहाँ तक सभी को क्लियरिटी है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ प्लीज। सर इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी तो अबॉलिश किया गया था ना? वो तो पहले ही कर दिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही खत्म कर दिया 1858 में ही। डन एवरीवन? यस सर।